डीए न्यूज प्लस के हमारे खास कार्यक्रम चर्चा है में आप सभी का स्वागत है। मैं बलबीर भारज आज आपको बताने जा रहा हूं उन बड़ी खबरों के बारे में जो लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। आज चर्चा में सबसे पहले हम जिस मुद्दे के बारे में बात करेंगे वह है ममता बनर्जी का इंडिया ब्लॉक को लेकर दिया गया एक बयान। हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस, टीएमसी, सपा, शिवसेना, राकपा समर्थित इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संसद में जिस तरह से इंडिया ब्लॉक के दलों में मतभेद उभर कर दिखाई दिया और जिस तरह से ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक की रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इसके नेतृत्व की इच्छा जताई है, वह स्पष्ट संकेत है कि इंडिया गठबंधन में तलवारें खिंच गई हैं। ममता ने हाल ही में हुए हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र के चुनाव और उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल का नेतृत्व जारी रखते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के प्रबंधन की दोहरी जिम्मेदारी संभालने की इच्छा जाहिर भी कर दी है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, मैंने इंडिया ब्लॉक बनाया, इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते, तो मुझे मौका दे, मैं बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। ममता ने इस बात पर भी सबसे ज्यादा जोर दिया कि वे बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन जरूरत पड़ने पर गठबंधन का अगर संचालन करना पड़ता है तो वह बंगाल से ही इसका संचालन कर सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ब्लॉक का गठबंधन भाजपा विरोधी दलों की सामूहिक मोर्चे के रूप में किया गया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक राजनीतिक दल शामिल हैं। हालांकि आंतरिक मतभेद के कारण गठबंधन की कार्य क्षमता पर समय समय पर सवाल उठते ही रहे हैं, साथ ही आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। ममता बनर्जी की इस टिप्पणी से पता चल रहा है कि इंडिया ब्लॉक के भीतर कितनी आपसी असहमति है और इस सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगातार चुनौती दी है और राज्य में उनकी लोकप्रियता मजबूत रही है। यदि उन्हें इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व सौंपा जाता है तो ममता गठबंधन के लिए एक नई रणनीतिक दिशा तय कर सकती हैं। हालांकि कांग्रेस और अन्य दलों के साथ तालमेल बनाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। भाजपा ने इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर ममता के बयान पर कहा, विपक्ष के नेताओं को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर अब भरोसा नहीं है। वे अब भी राहुल को राजनीति का कच्चा खिलाड़ी समझते हैं। विपक्ष में कई लोग हैं जो राहुल को राजनीतिक विफलता का कारण मानते हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा, कुछ रणनीतिकार घर बैठे सर्वे करते हैं और बाद में सर्वे को बदल देते हैं। वे चीज़ों की प्लानिंग कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन वोटर्स को बूथ पर नहीं ला सकते। सिर्फ बूथ कार्यकर्ता ही गांव और लोगों को जानते हैं। ये लोग चुनाव जिताते हैं। चुनावी रणनीतिकार सिर्फ आर्टिस्ट है जो पैसे के बदले अपना काम करते हैं, लेकिन उनके जरिए चुनाव नहीं जीते जाते हैं। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को लेकर कहा कि टीएमसी एक अनुशासित पार्टी है, यहाँ कोई भी नेता अपनी शर्तें तय नहीं कर सकता। पार्टी तय करेगी कि लोगों के लिए क्या सबसे बेहतर है। हमारे पास विधायक, सांसद, बूथ कार्यकर्ता हैं जो तय करेंगे कि मेरे बाद पार्टी कौन संभालेगा। पार्टी के लिए हर कोई महत्वपूर्ण है। आज का नया चेहरा कल का अनुभवी चेहरा होगा। जी हाँ, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे यहाँ टीएमसी में पार्टी के लोग तय करेंगे कि उनका जो चेहरा है वो कौन बने, और उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके बाद जरूरी नहीं है कि उनके परिवार से ही कोई आदमी पार्टी का नेतृत्व संभाले। महाराष्ट्र, हरियाणा चुनाव हारने के बाद अब विपक्ष में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस की कमान संभालने वाली बात कही है और एक के बाद एक नेताओं के बयान इसके बाद आने लगे हैं। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि राहुल गांधी के अलावा कोई और विपक्ष का नेता हो ही नहीं सकता, लेकिन सपा प्रमुख
अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी और आरडीजे, जी हाँ, और आरजेडी ने अलग ही राग आलापा है। संसद के शीतकालीन सत्र में भी इंडिया अलायंस में दरार स्पष्ट नजर आई। राहुल गांधी जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे उसका तृणमूल कांग्रेस और सपा के नेताओं ने विरोध किया। वे साथ खड़े नजर नहीं आए। इसका फायदा भाजपा ने उठाया और आखिरकार उस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई। जब नेताओं की बयानबाजी पर भाजपा मजे ले रही है, जी हाँ, अब इस तरीके से जो बयानबाजी आ रही है उससे भाजपा के लोग अब मजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी अब खुलकर मैदान में सामने आ गई है और जिस तरीके से संसद में ये जो नजर आया कि जिस पर राहुल गांधी चर्चा करना चाहते थे उस पर इंडिया गठबंधन के दल एक मत नहीं हुए। इन सब को लेकर देखा जा रहा है कि अब इंडिया जो गठबंधन है वो अब पहले वाली स्थिति में नहीं है जब सभी लोग एक सुर में राग अलापते थे। अब सबके राग अलग अलग हो चुके हैं क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड में जबरदस्त करारी हार मिली है इंडिया गठबंधन के लोगों को। इंडिया गठबंधन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन यहाँ पर सपा और अन्य दलों की कोई हिस्सेदारी नहीं थी। इन सब को देखते हुए लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी स्थिति नहीं होने वाली है। आज चर्चा का जो हमारा दूसरा विषय है वह है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा और बढ़ रहे अत्याचारों पर लेकर है और साथ ही वहाँ की जो अंतरिम सरकार है उसकी कारगुजारियों को लेकर है, क्योंकि हिंसा रोकने में जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस की वह बिल्कुल सुस्त बैठी हुई है, अनजान बैठी हुई है, जैसे बांग्लादेश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हालांकि इन सब को लेकर बहुत सारे राजनीतिक दलों का यह कहना है कि मोहम्मद यूनुस चूँकि खुद कट्टरपंथी हैं इसलिए वो अब सब होने देना चाह रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ रहे हिंसा और अंतिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की गतिविधियां बता रही हैं कि भारत के साथ भविष्य में बांग्लादेश के संबंध में कटुता आ ही जाएगी, जो दिनों दिन अब बढ़ रही है और स्पष्ट रूप से यह नज़र भी आ रही है। राजनीतिक कूटनीतिक दृष्टिकोण से यह सही नहीं है, पर यूनुस की कट्टरपंथी सोच भारत बांग्लादेश के बीच निसंदेह वैमनस्यता बढ़ाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ हिंदुओं पर हो रहे हमलों ने पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक अधिकारों, सांप्रदायिक सद्भाव और नागरिकता संशोधन अधिनियम पर बहस को फिर से हवा दे दी है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच भाजपा ने अपनी बयानबाजी तेज कर दी है और टीएमसी कांग्रेस पर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के हितों की रक्षा करने में विफल रहने का और बांग्लादेश में उनकी दुर्दशा पर आंखें मूंद लेने का आरोप लगाया है। एक खबर के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के ताज़ा दौर के पीछे पाकिस्तान का हाथ सामने आया है। जी हाँ, एक खबर के अनुसार लोगों को यह लग रहा है कि पाकिस्तान का हाथ है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। हिंदुओं के खिलाफ नवंबर से हिंसा की बढ़ती वारदातों के गुनाहगार बांग्लादेश के कट्टरपंथी राजनीतिक संगठन जमात इस्लामी को पाकिस्तान साधने में जुटा है। ढाका में पाकिस्तानी उच्चायोग इसका केंद्र बना हुआ है। इस बीच भारत विरोधी घटनाएं गुरुवार को भी जारी रहीं। यूनुस सरकार को समर्थन देने वाली पाकिस्तान परस्त खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भारतीय साड़ियां जलाईं। बीएनपी के एंटी इंडिया कैंपेन के तहत भारतीय सामानों के बहिष्कार के लिए बांग्लादेश के कई शहरों में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। खालिदा जिया ने 3 दिसंबर को ही पाकिस्तान उच्चायुक्त सैयद अहम मारूफ के साथ बैठक की। ढाका, चटगांव में कट्टरपंथी छात्र संगठनों ने भारत विरोधी रैलियां भी निकाली। दूसरी तरफ बाइडेन सरकार ने यूनुस सरकार का समर्थन किया है। पाकिस्तान की आर्मी ने समर्थित सरकार को मदद दी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के गद्दी संभालने के बाद हालत बदल सकते हैं। डेमोक्रेट समर्थित यूनुस ट्रंप की पसंद नहीं रहे हैं। ट्रंप बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की आलोचना कर ही चुके हैं। बांग्लादेश में संवैधानिक वैधता नहीं होने के बावजूद
मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया बने हुए हैं। यूनुस मिलिट्री मुल्ला गठबंधन के सिविलियन चेहरा मात्र है। जी हाँ, यूनुस को मिलिट्री मुल्ला गठबंधन का सिविलियन चेहरा कहा जाता है। यह इस्लामी हिंसा बढ़ाने के बाद बिल्कुल साफ हो गया है। यूनुस सरकार ने आतंकी कनेक्शन वाले जिहादी संगठनों से प्रतिबंधों को हटा दिया। जी हाँ, यूनुस सरकार की जो कारगुजारियाँ हैं, जो वो एक के बाद निर्णय ले रहे हैं, जो कट्टर इस्लामिक संगठनों को जो वो समर्थन दे रहे हैं, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि यूनुस एक आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे भारत के साथ उनके संबंधों को अब और ज़्यादा दिन तक के सही दिशा में चलने के लिए हम सोचते हैं कि वह सही नहीं होगा। यूनुस सरकार ने आतंकी कनेक्शन वाले जिहादी संगठनों से प्रतिबंध हटा दिए हैं, हिंसा के पैरोकारों को जेल से रिहा कर दिया है। इस्लामिक कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण के लिए यूनुस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द तक हटाने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बांग्लादेश में भी भारत की तरह से धर्मनिरपेक्ष की बात कही जाती है और वहाँ के संविधानों में भी यह दर्ज है। और अब यूनुस ने संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने का ऐलान कर दिया है। इस सब के बीच एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है कि क्या बांग्लादेश से हमारे रिश्ते टूटने की कगार पर हैं? जी हाँ, जब बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था तो इसे भारत के लिए झटका बताया गया था, लेकिन अब उसके 4 महीने बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध टूटने की कगार पर हैं। राजनीतिक मिशनों को निशाना बनाया जा रहा है, राजनयिकों को तलब किया जा रहा है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जा रहा है, हिंदू उपासकों पर कार्रवाई की जा रही है और भारत से व्यापार में रोक टोक या उसके बहिष्कार की बातें भी हो रही हैं। यह सब कैसे हुआ? इसका अगर कोई उत्तर है तो वह है मोहम्मद यूनुस और उनकी राजनीति। वे चुने गए नेता नहीं हैं और कार्यवाहक के रूप में कमान संभाले हुए हैं। उनका काम व्यवस्था बहाल करना है और उसके बाद चुनाव कराना था, लेकिन वे सुधारों की बात कर रहे हैं जिसके लिए उनके पास कोई लोकप्रिय जनादेश नहीं है। इस बीच सड़कों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों का बोलबाला है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग तस्वीर से बाहर है। 2 अन्य पार्टियां ढाका की सत्ता पर नज़र गड़ाए हुए हैं, खालिदा जिया की बीएनपी और जमात इस्लामी। कभी वे सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन अब सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा के मैदान में है। चीन जमातियों और बीएनपी की मेजबानी कर रहा है। जमात का इतिहास दागदार है और उसकी राजनीतिक चरमपंथी है। जी हाँ, जमात का जो इतिहास है वह दागदार है और उसकी राजनीति चरमपंथी की रही है, लेकिन चीन को परवाह नहीं है। बीएनपी उसकी पुरानी दोस्त है। जब बीएनपी ने बांग्लादेश पर शासन किया, चीन को फायदा हुआ। उन्हें सैन्य सौदे और निवेश के अवसर मिले और ढाका ने भारत को दूर रखा। भारत ने भी बीएनपी से संपर्क किया, लेकिन जमात से बात करना मुश्किल होगा। यह एक कट्टरपंथी और भारत विरोधी संगठन है। जी हाँ, जो जमात है वह है एक कट्टरपंथी और भारत विरोधी संगठन है, इसलिए भारत अगर उससे बात करता है तो कोई बेहतर सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। भारत विरोधी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। नई दिल्ली के पास सीमित विकल्प हैं और वे बहुत आशाजनक नहीं हैं। दूसरी तरफ यूनुस का रवैया स्थिति को बद से बदतर कर रहा है। समस्या को स्वीकार करने के बजाय वे भारतीय मीडिया को दोषी ठहरा रहे हैं। बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी कर चुके हैं और कहा गया है कि उनका कवरेज भड़काऊ है। बुधवार को यूनुस ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें शेख हसीना की अवामी लीग को छोड़कर सभी दल थे। बांग्लादेश पर सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित करने के भारत के प्रयासों और उसके आर्थिक उत्पीड़न की निंदा की गई। साथ ही बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के भारत के प्रयासों की भी निंदा की। ये बहुत कठोर और बेबुनियाद आरोप है। वे किस हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं? भारत ने अंतिम सरकार के गठन की कभी आलोचना नहीं की, भले ही वह असंवैधानिक था। न ही भारत ने शेख हसीना और उनके सहयोगियों पर कानूनी हमलों पर सवाल उठाया। भारत ने केवल तभी टिप्पणियां की जब हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमला हुआ।
बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से यूनुस को बधाई दी। भारत बांग्लादेश के आंतरिक राजनीति का सम्मान करता रहा है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से ऐसा सम्मान हमारे लिए नहीं दिखा। इसलिए भारतीय जनमत बदल गया। जब हिंदुओं पर भीड़ द्वारा हमला किया गया, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और भारतीय ध्वज का अपमान किया गया, तभी भारत मुखर हुआ है। और स्थिति आज यह है कि पूरे भारत में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ जो प्रदर्शन है, उसको लेकर भारत के सभी हिंदू संगठन और आम भारतीय चाहता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर तत्काल रोक लगाई जाए। वहाँ की सरकार इसे बहुत ही गंभीरता से ले और इन सब पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा दे। हालांकि आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि बांग्लादेश में क्या होने वाला है, लेकिन स्थिति अभी भारत के पक्ष में नहीं है, ऐसा स्पष्ट नजर आ रहा है। आज चर्चा का जो हमारा तीसरा विषय है वह महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर है। जी हाँ, महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का जो रास्ता है वह खुल चुका है, लेकिन विधानसभा के स्पेशल सेशन के पहले दिन शनिवार को विपक्षी विधायकों ने ईवीएम लीक को लेकर बवाल कर दिया। पहले अपना विरोध जताया और फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। इस बीच शिवसेना उद्धव नेता आदित्य ठाकरे भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधान भवन परिसर पहुंचे और विपक्ष ने विधानसभा के सत्र का बहिष्कार किया। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, हमने आज शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया है क्योंकि ईवीएम के इस्तेमाल से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यह जनता का जनादेश नहीं है। आदित्य ठाकरे ने कहा, आज इस शपथ ग्रहण समारोह में कोई उत्साह नहीं है। पता नहीं यह जनादेश जनता का है या चुनाव आयोग का। सोलापुर के मारक दावड़ी में जनता बैलेट पेपर पर वोटिंग करना चाहती है, लेकिन प्रशासन ने मतदान की इजाज़त नहीं दी। अब प्रशासन वहाँ लोगों को गिरफ्तार कर रही है। अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी के विरोध में आज महाविकास अघाड़ी के विधायक शपथ नहीं लेंगे। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष ने वॉकआउट किया है, चुनाव हुआ है और लोगों ने जिताया है और अभी वॉकआउट करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर उनको कुछ करना है तो चुनाव आयोग के सामने जाना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि चुनाव आयोग से भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए। कांग्रेस के नाना पटोले समेत अन्य सीनियर विपक्षी नेताओं ने सत्तारूढ़ गठबंधन के अलोकतांत्रिक रवैये पर चिंता जताई और ईवीएम के बजाय मतपत्रों का इस्तेमाल कर चुनाव कराने की मांग को फिर से दोहराया है। कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि नतीजों ने सवाल खड़े कर दिए। पूरी प्रक्रिया ही दागदार लग रही है, लोग नाखुश हैं और कुछ गड़बड़ लग रही है। दरअसल महाराष्ट्र में आपको बता दें कि 20 नवंबर को विधानसभा के चुनाव हुए थे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महायुति संगठन ने 288 में से 230 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की थी। नई सरकार में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में 5 दिसंबर को शपथ ले ली है। चूंकि विपक्ष इतनी बड़ी हार को पचा नहीं पा रहा है, क्योंकि आपको बता दें, हम आपको थोड़े दिन पहले ले चलते हैं, पीछे ले चलते हैं, जहां पर भारत के बहुत सारे समाचार पत्रों, मीडिया एजेंसियों ने जो सर्वे करवाया था उसमें स्पष्ट लग रहा था कि इस बार जो सरकार बनेगी वो महाविकास अघाड़ी पार्टी की बनेगी, जो कांग्रेस और शिवसेना से समर्थित है। लेकिन जब रिजल्ट आए तो पासा पूरा उलट गया और जनता ने अपना समर्थन दिया महायुति को, और जनता के एक तरफा समर्थन को अब जो महाविकास अघाड़ी पार्टी है वो पचा नहीं पा रही है और पूरा दोष ईवीएम पर मढ़ दिया है। इसे लेकर आज एक बार फिर महाविकास अघाड़ी ने, जब विधायकों का शपथ ग्रहण होने वाला था तो उसका विरोध कर दिया और ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए कहा कि यह जो जनादेश है वो जनता का नहीं है, ईवीएम का है। बहरहाल
स्थिति अभी पेश में फंसी हुई है, क्योंकि के विधायकों ने तो आज शपथ ग्रहण कर लिया है, लेकिन विपक्ष अभी इस शपथ ग्रहण के बहिष्कार को निभाए हुए है। देखना है कि वह अपने वादे के अनुसार कल शपथ ग्रहण करता है या नहीं है, क्योंकि ये जो सत्र है, विशेष जो सत्र है, वो मात्र 3 दिन चलने वाला है। आज का दिन समाप्त हो गया है और 2 दिन बचे हुए हैं। अगर विधायक समय पर शपथ ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी विधायकी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। इसी तरह जन सरोकार के मुद्दे को लेकर आपसे कल फिर यहीं पर भेंट करेंगे किसी नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।